So today we are going to look on the soil and water conservation, and the first topic we are taking is soil erosion. So first of all, taking the definition of soil erosion. Soil erosion is the detachment, transportation and deposition of soil material from one place to another through the action of rain, wind and water in motion. मतलब सॉइल इरोजन क्या है कि डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, उखड़ना। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप सभी को पता है कि ट्रांसपोर्ट होना, इधर से उधर जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और डिपोजिशन मतलब वहाँ पर डिपॉजिट करना। ठीक है। ऑफ सॉइल मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह सॉइल का मटेरियल उखड़ रहा है, उधर से उधर ट्रांसपोर्ट मतलब जा रहा है, ट्रैवल हो रहा है और फिर कोई दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है। किसकी किसकी वजह से? रेन, विंड, वाटर। ठीक है। वो मोशन में मतलब या तो विंड वेलोसिटी, फिर रेन आ रही है, या फिर दोनों ही साथ में। आपने देखा होगा कि बारिश और हवा साथ में। ठीक है। तो इन तीनों की वजह से वो सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। अब इसका कॉजेस क्या होते हैं सॉइल इरोजन के? तो सबसे पहला कॉज है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टिव कवर। मतलब जो नेचुरली प्रोटेक्टिव कवर है, जो मतलब नेचुरली है, मैन मेड नहीं है, नेचुरली है अपने पास प्रोटेक्टिव कवर, मतलब वो अपने सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। लाइक डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं अपन, ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं, फॉरेस्ट फायर्स। डिफॉरेस्टेशन आपको सभी को पता होगा, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। ओवर ग्रेजिंग मतलब ओवर ग्रेजिंग कैटल की तरफ से हो जाता है, अपन मतलब उसको ओवर ग्रेज कर देते हैं उस लैंड को। फॉरेस्ट फायर आपने देखा ही होगा, और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा ही होता है फॉरेस्ट फायर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज जाता है तो कई बार अचानक से आग लग जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर ये इसका पहला रीज़न था। दूसरा है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंड, कीपिंग द लैंड बैरन सब्जेक्टिंग इनटू द एक्शन ऑफ रेन एंड विंड। ठीक है। लैंड को अपन बैरन रखें मतलब खाली रखें, और जो अपन ने देखा कि सॉइल इरोजन की डेफिनेशन वही है, एक्शन ऑफ रेन एंड विंड। ठीक है, इन मोशन। फिर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स दैट एक्सेलरेट सॉइल इरोजन, ऐसे क्रॉप ग्रो कर जो एक्सेलरेट करते हैं सॉइल इरोजन को। ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स बाय इंडिजियस क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है। मतलब जो अपने जो क्रॉपिंग पैटर्न है, मतलब जिस पैटर्न्स के थ्रू अपन क्रॉपिंग कर रहे हैं, जिस मेथड, ठीक है, जिस शैली में अपन क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सही नहीं हो तो उससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है और जो प्लांट न्यूट्रिएंट होता है वो दोनों के रिमूव हो जाते हैं। फिर कल्टीवेशन अलोंग द लैंड स्लोप। ठीक है। उस लैंड स्लोप के अलोंग कल्टीवेशन है। और फॉल्टी मेथड ऑफ इरीगेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉल्टी मेथड ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो क्रॉप फेलियर भी होगा, और दूसरा कभी कभी वो सॉइल इरोजन में भी सॉइल इरोजन में मदद कर देता है, सॉइल इरोजन भी उससे हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है जियोलॉजिकल इरोजन। अब जियोलॉजिकल इरोजन है नेचुरल इरोजन। ठीक है। ये नेचुरली होता है। तो जो नेचुरली होता है उससे जियोलॉजिकल इरोजन। जियोलॉजिकल नाम से ही पता पड़ रहा है, जियोलॉजिकल तो नेचुरल, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है। तो सॉइल इरोजन कॉज ड्यू टू द नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड जियोलॉजिकल इरोजन। फिर ठीक है, फिर दिस इरोजन रिप्रेजेंट्स द इरोजन ऑफ द सॉइल इन इट्स नेचुरल कंडीशन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है। मैंने बताया नेचुरली होता है, विदाउट ह्यूमन बींग इसमें इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता, कर सकता है लेकिन इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ठीक है। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ सॉइल जनरली, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ सॉइल। ठीक है। फिर ये धीरे धीरे रिलेटिवली स्लो प्रोसेस होता है और लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है। दैट ऑफन गेट अननोटिस, मतलब इतना पता नहीं पड़ता है कि यार ये इरोजन स्टार्ट हो चुका है, इरोजन हो रहा है। मतलब एक तो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, तो एकदम से पता नहीं पड़ पाता है कि इरोजन हो पा रहा है। और लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इसलिए इसका इम्पैक्ट आगे जाके अपन को बहुत नुकसानदायक होता है। इसका इम्पैक्ट जो होता है नुकसानदायक होता है। ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स सच एज स्ट्रीम, चैनल, वैली एक्सेट्रा। फिर दूसरा होता है एक्सेलरेटेड इरोजन। ठीक है। एक्सेलरेटेड इरोजन है, एक्सेलरेटेड मतलब एंथ्रोपोजेनिक और मैन इंड्यूस। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये होता है मैन इंड्यूस। ठीक है। तो इसको अपन एक और कहते हैं, या तो एंथ्रोपोजेनिक इरोजन भी कहते हैं या मैन इंड्यूस इरोजन भी कहते हैं। इसमें जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होती है वो रेट ऑफ लॉस ऑफ सॉइल के इक्वल नहीं होती है। ये फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है। और इसका अपन पता लगा सकते हैं, इसका पता लग जाता है। ठीक है। तो ये दो टाइप का होते हैं, तो वाटर इरोजन है, विंड इरोजन। अब वाटर इरोजन क्या है? वही डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ
with the help of water or rainfall or wind, वही deposition or detachment, transportation or deposition of soil particle influencing wind velocity या wind. ओके, अब अपन आते हैं एजेंट्स ऑफ इरोजन. ठीक है, एजेंट्स कौन से होते हैं? सॉइल इरोजन के 3 एजेंट होते हैं. सब अपन ने अभी तक ये पढ़ा, तो आपने पता पड़ी क्या होगा. सबसे मेजर जो एजेंट होता है वो वाटर होता है, दूसरा विंड और तीसरा ग्रेविटी. तो जो विंड होता है तो वो किससे कॉज करती है? विंड वेलोसिटी से कॉज करती है. वाटर जो होता है वाटर फॉर्म और ग्लेशियर से क्रॉस करता है. और ग्रेविटी मास मूवमेंट ऑफ सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, जैसे लैंडस्लाइड्स देखी होगी आपने, लैंडफॉल, डेब्रीज और क्रीप. ठीक है, लेकिन जो मेन होता है वो होता है हमेशा वाटर के लिए. तो वाटर फॉर्म्स और एक ग्लेशियर इतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ग्लेशियर में भी कभी कभी हो जाता है. कॉज ड्यू टू द लैंडस्लाइड्स इन द ग्लेशियल रीजन, जो ग्रेविटी से ही हो रहा है. ग्लेशियर का जो है ये देखो आप, ग्रेविटी से थोड़ा रिलेट हो रहा है. ग्रेविटी से लैंडस्लाइड होती है और लैंडस्लाइड से फिर ग्लेशियर में सॉइल इरोजन होता है. फिर वाटर फॉर्म में अगर अपन देखेंगे तो रेनफॉल, रन ऑफ, रिजर्वायर एंड ओशन. ठीक है, तो रेनफॉल होती है स्प्लैश इरोजन. ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन है, ये ध्यान रखना. फर्स्ट टाइप ऑफ वाटर इरोजन है. फिर ये जो सरफेस रन ऑफ की जितनी टाइप है ये सब दूसरी टाइप ऑफ वाटर इरोजन है. शीट इरोजन हो गया, अल्टर रेल इरोजन हो गया, गली इरोजन हो गया और स्ट्रीम बैंक इरोजन हो गया. फिर आता है रिजर्वायर्स एंड ओशन. ठीक है, रिजर्वायर क्रॉसेस सॉइल इरोजन ऑन द रिजर्वायर एंड बैंक इन कोस्टल रीजन. फिर आता है रन ऑफ में सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ पाइप इरोजन होता है. बाकी ये जो चारों अलग जो सरफेस रन ऑफ होते हैं ये अपन टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन ही होते हैं. अब टाइप फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सॉइल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो अपन ने सॉइल इरोजन किसका, तो जो फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉइल इरोजन ना, तो उसको याद करने के लिए जो मैथ्स के स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में, उनको पता होगा कि ये एफ का मतलब फंक्शन होता है. तो सॉइल इरोजन इज़ अ फंक्शन ऑफ CTVS. ठीक है, अब CTVS को आप याद कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, हमने CTVS C और TVS याद हो रहा था तो CTVS लिख दिया. सबसे पहला है C क्लाइमेट, T टोपोग्राफी, V वेजिटेशन, S सॉइल. ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर की बात आते ही अपने दिमाग में आ जाना चाहिए रेनफॉल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है ना. तो ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर है. विंड हो सकता है. ठीक है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर में पहला जो अपन लेंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर में पहला जो लेंगे वो है रेनफॉल. ठीक है, फिर रेनफॉल क्या हो गया, रेनफॉल है इज़ अ प्राइमरी कॉज ऑफ रेन ड्रॉप स्प्लैश इरोजन. स्प्लैश इरोजन क्या है, फर्स्ट टाइप अपन ने देखा था ना वाटर इरोजन. आप देखेंगे, आगे देखेंगे. अभी पीछे अपन ने एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन में देखा था कि ये क्या है, फर्स्ट टाइप. अमाउंट एंड द रेट ऑफ सॉइल इरोजन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल. ये किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले कितने अमाउंट में रेनफॉल हुई, किस इंटेंसिटी से हुई, मतलब सेंटीमीटर पर आवर, कितनी फ्रीक्वेंसी थी उसकी और कितने ड्यूरेशन के लिए हुई. ठीक है, वैन बोथ अमाउंट एंड इंटेंसिटी आर हाई इन अ गिवन स्ट्रोम इरोजन विल बी सीरियस. मतलब अगर अमाउंट भी हाई और इंटेंसिटी भी हाई. ठीक है, अमाउंट हाई का मतलब कितना अमाउंट, MM या मीटर में कितनी, MM में अपन मेनली लेते हैं, तो ज़्यादा MM में हो रही है, MM पर आवर भी ज़्यादा हो रही है. ठीक है, उसकी इंटेंसिटी भी हाई और अमाउंट भी हाई, तो उसको अपन, ठीक है, वो कहते हैं. फिर फ्रीक्वेंट रेन्स maintain a high soil moisture content and low intake capacity increases runoff and thus soil erosion. Rainfall erosion, soil topography composition will also govern soil erosion. ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा. Wind characteristic, wind speed governs. ठीक है, wind speed governs the extent of soil erosion by wind speed. ठीक है, ऑल्सो अफेक्ट द इरोजन बाय वाटर एज द विंड कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंसेस रेन ड्रॉप वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, और विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन एंड दस इफेक्ट द सॉइल वाटर रेजाइम ऑफ द एरिया. विंड की स्पीड, विंड की वेलोसिटी होती है ना, तो उसी से विंड अपने जो इरोजन होता है. ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा. विंड स्पीड गवर्न्स द एक्सटेंट ऑफ सॉइल इरोजन बाय विंड. ठीक है, तो also affects the erosion by water and wind as a characteristic influence rain drop velocity and angle of impact. ठीक है, अब मान लीजिए कि जो रेनफॉल जो ड्रॉप हो रही है, ठीक है, अपने ग्राउंड पे, वो मान लीजिए अगर परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री में ड्रॉप हो रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा सॉइल इरोजन पे
और एक रेनफॉल विंड की वेलोसिटी, मान लीजिए विंड लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और जो रेनफॉल अपने ड्रॉप हो रही है तो उसका कुछ एंगल चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर तो ड्रॉप होगी नहीं अब। तो मान लीजिए अगर वो 75 डिग्री या 80 डिग्री पे अगर ड्रॉप हो रही है वो, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा दोनों के इम्पैक्ट में फ़र्क होगा। तो कई बार विंड की जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, विंड की वेलोसिटी एंगल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप चेंज कर देती है और उससे भी इफेक्ट पड़ता है सॉइल इरोजन पे। और जो विंड होती है वो आप देख सकते हैं इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में भी इफेक्ट करती है, सेम वैसे ही, ठीक है। जैसे अपने अगर वो इवेपोरेट होकर ऊपर आ रहे हैं तो वो अगर विंड तेज़ होगी तो वो इवेपोरेट होकर नहीं पहुंच पाएंगे अपनी पोजीशन पे। फिर आते हैं अपने बात ह्यूमिडिटी और सोलर रेडिएशन की बात करेंगे। ये थोड़ा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर क्लाइमेटिक फैक्टर में देखें, लेकिन फिर भी ये जैसे कुछ सीजन्स में, जैसे समर सीजन्स में इसकी इम्पैक्ट हो सकती है। तो वो है इन्फ्लुएंसेस टेम्परेचर एंड दस हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन इरोजन। इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है इसका इरोजन पे, ठीक है, डायरेक्टली नहीं हो पाता है, लेकिन इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये कई केसेस में, कई सीजन्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया समर सीजन में। इंडिया बीइंग क्लोज टू द इक्वेटर द रेडिएशन इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो इंडिया इक्वेटर के पास है तो उसका जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, वो हाई होता है थ्रू आउट द ईयर। मेनली समर में तो हाई होता ही है, लेकिन विंटर में भी कई बार हाई होता है। टेम्परेचर इम्पैक्ट्स द इवेपोरेशन and transpiration and affect the soil water regime of the area especially during long dry spells, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। अब अपन आते हैं सॉइल प्रॉपर्टीज़ पे। सॉइल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सॉइल प्रॉपर्टीज़ लाइक टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कंटेंट इन्फ्लुएंस द डिटैचमेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। जो सॉइल आप सब जानते हैं कि अलग अलग, कोई सॉइल अलग टेक्सचर का होता है, कोई अलग स्ट्रक्चर का होता है, ऑर्गेनिक मैटर की कंटेंट अलग होती है, कोई जैसे कोई सिल्टी होता है, कोई क्लेली होता है, कोई सिल्टी क्ले होता है, कोई लोमी सॉइल होता है, सब अलग अलग तरीके के सॉइल होते हैं और उन सबके अलग अलग इफेक्ट आते हैं इरोजन पे। मतलब कोई जैसे अगर मान लीजिए अगर सैंडी सॉइल होगा तो सैंडी सॉइल में इरोजन फटाफट हो जाएगा, क्ले सॉइल में एज़ कम्पेयर टू धीरे होगा, ठीक है। तो उसको अपन देखते हैं। Soil detachability increases the size of the particle, soil detachability increases as the size of the particle increases, but transporability decreases with the increase in the अगर पार्टिकल की साइज जो है, ठीक है, वो इंक्रीज होगी तो सॉइल डिटैचबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जितना बड़ा सॉइल होगा वो उतने इजीली डिटैच हो सकता है एक बार, ठीक है। और लेकिन जो ट्रांसपोर्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए अगर आपके पास एक बड़ा पार्टिकल है सॉइल का तो वो डिटैच थोड़ा इजीली हो जाएगा, क्योंकि उसको इतना वो अच्छे से बाउंड नहीं हो पाएगा तो उसके अदर पार्टिकल से, तो वो डिटैच हो जाएगा। लेकिन वही सॉइल पार्टिकल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो बड़ा है, ठीक है, उसका वेट है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टिकल्स ज़्यादा है। फिर सॉइल कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ सैंड एंड स्लेट आर मोर ससेप्टेबल टू डिटैचमेंट एज दे लैक कोहेसिव स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैंडी सॉइल में कोहेसिव नहीं होता है तो वो फटाफट डिटैच हो सकता है। और एज द क्ले एंड द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज द एरोडेबिलिटी डिक्रीजेज, ठीक है। एरोडेबिलिटी क्या होती है? ससेप्टिबिलिटी टू गेट एरोड, ससेप्टिबिलिटी टू गेट एरोड, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज द बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल। अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो वेरी करेगा हर सॉइल में, लेकिन अगर वो होगा तो वो बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। हाउएवर क्लेस हैव अ टेंडेंसी टू रेसिस्ट इरोजन वंस डिटैच दे आर इजीली ट्रांसपोर्टेड। जैसा अपन ने बताया कि क्ले में जो कोहेसिव नेचर होता है क्ले का, ठीक है, उससे वो रेस्ट्रिक्ट तो कर सकता है इरोजन, लेकिन अगर एक बार डिटैच हो गया वो, एक बार अगर वो डिटैच हो गया तो फिर वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन आते हैं टोपोग्राफी पे। टोपोग्राफी से आप जानते आएंगे कि स्लोप लेंथ की बात हो रही है, स्लोप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो डिग्री एंड स्लोप लेंथ आर द मेन टोपोग्राफिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इरोजन। द डिग्री ऑफ द स्लोप इज डोमिनेंट फैक्टर अफेक्टिंग द इरोजन। जो डिग्री ऑफ स्लोप है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है इरोजन को इफेक्ट करने का। एज द स्लोप इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी एंड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सरफेस रन ऑफ इंक्रीजेस, देयर बाय डिक्रीजिंग द सॉइल स्टेबिलिटी। स्लोप लेंथ influences the volume and speed of the runoff. For soil erosion, initiation of critical slope is needed. अब लास्ट जो फैक्टर है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं, वो है वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या है? अगर अपन ने जो स्टार्टिंग में आपको याद होगा तो अपन ने बात की होगी कि होता क्यों है। अगर डिफॉरेस्टेशन से होता है, ठीक है, और लैक ऑफ वेजिटेटिव कवर से होता है। अगर अच्छा वेजिटेटिव कवर हुआ तो सॉइल इरोजन को वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्लांट कैनोपी इन्फ्लुएंसेस इंटरसेप्शन ऑफ द रेन। अगर अच्छी प्लांट कैनोपी हुई तो वो इंटरसेप्शन ऑफ रेन
उसको कर देगी इंटरसेप्शन क्या होता है, जो रेन आती है और अपने जो प्लांट्स पे ही रुक जाती है, जैसे प्लांट्स की लीव्स या फ्लावर्स है उनके स्टेम्स पे वो रुक जाती है। ग्राउंड कवर एब्जॉर्ब्स रेन ड्रॉप इम्पैक्ट, रूट सिस्टम प्रोवाइड्स बाइंडिंग इफेक्ट। ठीक है, ये सब है। फिर अपन आते हैं इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन पे। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या होते हैं? लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल इम्पैक्ट्स क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। ठीक है, अगर अपनी जो टॉप फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, अगर सॉइल इरोजन हुआ तो टॉप फर्टाइल अपन लॉस कर देंगे, तो वो किस में रिजल्ट करेगी? अपनी क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में, क्रॉप की क्वालिटी में भी, क्रॉप की क्वांटिटी में भी, वो हर तरह इफेक्ट करेगी अपन को। डिपोजिशन ऑफ सिल्ट रिड्यूसेस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर्स एंड, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ जो स्लिट होगी वो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम को भी इफेक्ट करेगी। लीड्स टू फ्लडिंग, silting of reservoirs and other storage facility reduces their capacity and useful life। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम्स ड्यू टू द सॉइल इरोजन, इरोजन बाय विंड एंड वाटर। ठीक है, वाटर लॉगिंग, सॉइल सैलिनिटी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, ये सब अपन ने बात करी आज सॉइल इरोजन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे वाटर इरोजन के मैकेनिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन, और गलीज के भी, अगर गलीज के बारे में भी अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो था एस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का, सॉइल इरोजन पे था। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे वाटर इरोजन, उसके इफेक्ट, वाटर इरोजन के उसके पान कीजिए टाइप्स, और गलीज के क्लासिफिकेशन और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप आगे वाले वीडियोज़ में और कुछ और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर कोई और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।